ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल है इससे पहले, अब चूंकि रिटर्न फाइलिंग का समय आ चुका है और रिटर्न फाइलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फॉर्म 16 हमारे हाथ में होना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स हैं उनको कब तक उम्मीद करनी चाहिए कि उनके एम्प्लॉयर की तरफ से उनको फॉर्म 16 मिल जाएगा, और ना मिले तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म 16 बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, तो आपको डेफिनेटली फॉर्म 16 की वेट करनी है रिटर्न भरने से पहले। जैसे मैं देख रही हूँ कई लोग रिटर्न भर चुके हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर आप देखेंगे तो कई लाखों लोग रिटर्न भरना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप की सैलरी से इनकम है तो आपको फॉर्म 16 का वेट ज़रूर करना चाहिए। अब फॉर्म 16 आपको कब तक मिल सकता है? तो जो एम्प्लॉयर है उनको टीडीएस रिटर्न भरने की लास्ट डेट है एंड ऑफ मई। जब वो एंड ऑफ मई में रिटर्न भरेंगे तो वो 15 जून तक फॉर्म 16 डाउनलोड करके आपको दे सकते हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि अगर 15 जून को आपको फॉर्म 16 मिलता है तो थोड़ा टाइम कम बच जाता है, क्योंकि 31 जुलाई तक की डेट होती है और हर कोई अपनी रिटर्न आज भी चाहे काफ़ी सिंपल कर दिया है फॉर्म, लेकिन नहीं भर पाता। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई थिंक हर दो में से एक केस में तो हो जाती है, चाहे कैपिटल गेन हो, शेयर्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। आजकल लोग क्रिप्टो में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा निवेश करता है जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो वो टाइम कम बचता है। तो आप पहले से 16 मतलब कायदे से मिल जाएगा आपको 15 मई तक, जून मैक्सिमम 15 जून तक मिल जाएगा। हो सकता है उसके पहले भी मिल जाए, लेकिन आखिरी तारीख है 15 जून तक, तो आपको मिल ही जाना है। हर हाल में आपको फॉर्म 16 लेना ही लेना, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि फॉर्म 16 नहीं है तो आप रिटर्न ही नहीं भर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फॉर्म 16 एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और आपका राइट है। अगर आप बिना फॉर्म 16 के अपनी रिटर्न भरेंगे, जो आप भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना फॉर्म 16 के आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला तो आपको सैलरी स्लिप्स तो मिली होंगी हर महीने की, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी है आपके पास सारी जानकारी है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना पैसा बेसिक के तौर पे दिया है, डीए के तौर पे दिया है, या एचआरए दिया है, या जो भी दिया है, सारी जानकारी आपके पास है। आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मिसमैच हुआ या कुछ हुआ तो आपको नोटिस आने का डर है। दूसरा, ये आपका राइट है और सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि ये बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। अब मेरा एक चीज सवाल ये है कि फॉर्म 16 अगर मुझे मिलता है जैसे एम्प्लॉयर की तरफ से, तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? मैं तो देखूंगा मेरा नाम है कि नहीं, मेरा पैन सही कि नहीं, और बाकी क्या देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको ये देखना चाहिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि जब आप फॉर्म 16 देखते हैं तो अच्छा, नकली भी हो सकता है। नकली भी हो सकता है। कई एम्प्लॉयर्स अपना फॉर्म 16 बना लेते हैं। आपको उनका फॉर्म 16 नहीं चाहिए, आपको ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ जो सरकार ने जारी किया है वो फॉर्म 16 चाहिए। उसके लिए आपको ऊपर लोगो और पूरा फॉर्मेट देखना है कि वो सही है कि नहीं। अगर आप देखेंगे सारे ही लोगों का जो फॉर्म 16 होता है वो सेम ही होता है। एम्प्लॉयर कोई अपना फॉर्मेट बना के एक पेपर पे, वर्ड फाइल में या पीडीएफ में बना के आपको दे दे, उसमें कोई बारकोड वगैरह नहीं होता है? ऊपर लोगो होगा, उसमें बड़ी सारी जानकारी होती है जिससे आपको पता लग जाएगा वो जेन्युइन है कि नहीं। सबसे पहले तो आप लोगो ही देख लीजिए जो ट्रेसेस का है, जो एम्प्लॉयर देगा उसके ऊपर नहीं होगा। आपको पता लग जाएगा एम्प्लॉयर ने जो आपको फॉर्म 16 दिया है वो जेन्युइन है कि नहीं। साइंड भी होना चाहिए, जैसे आपने कहा आपका नाम, पैन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और उसी के साथ आप लॉग इन करके अपने पोर्टल पे देखिए अपना AIS और 26AS कि जो TDS उन्होंने जमा कराया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ने TDS तो जमा आपका काट लिया, जमा नहीं कराया, तो वो आपके 26AS और AIS में नहीं आ रहा होगा, आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। रिटर्न फाइल करते वक्त फॉर्म 16 कितना अहम है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अब ढेर सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सबसे पहले चलते हैं पंजाब जालंधर, जहां से शिवम कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शिवम जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे फादर के पास इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड है, जिसका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो ज्यादा है, और अगर 1 लाख जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन है ना, उसको अगर हम रिडीम करते जाए तो देखिए उसको बहुत साल लग जाएंगे ना उसको विदाउट टैक्स रिडीम करने के लिए। तो मैंने देखा था कि अगर फादर मुझे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड गिफ्ट करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा। ओके, अब मुझे ये है कि जैसे वो मुझे करेंगे तो मैं उनको हर साल वापस 50,000 या उससे ज्यादा कर सकता हूँ, या मदर को वैसे एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं कि हम कैपिटल गेन टैक्स बचा सके? गौरी, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि जब आपके फादर आपको
गिफ्ट करेंगे तो उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और उनका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आपके ऊपर भी लगभग सेम कैपिटल गेन लगेगा अनलेस आपकी कोई इनकम नहीं है और आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिल रहा है, जो इतना नहीं होगा जिसके लिए आप इतनी ट्रांजैक्शन करें। दूसरी बात, अगर आप ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि आपका टैक्स बचे, इसमें इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से टैक्स की चोरी हो सकती है अगर आप ऐसी ही ट्रांजैक्शन करेंगे कि आपने यहाँ से ट्रांसफर किया अपने नाम पे और फादर को पैसे दे दिए। अगर ये प्रूव हो गया कि ये कंसीलमेंट है तो आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ट्रांजैक्शंस अलग हैं, इनका कोई आपस में मेल नहीं है, आपका इंटेंशन टैक्स की चोरी करना नहीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फादर को और मदर को कितने भी पैसे अपने यहाँ से दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन टैक्स की चोरी करने के लिए अगर ये ट्रांजैक्शन की जाएगी और अगर आपको नोटिस आ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, इंटेंशन आपका टैक्स की चोरी करना नहीं होता, टैक्स बचाना होना चाहिए। क्लियर है आपके पास? नहीं, एक कंफर्म करना था। हाँ। चोरी मतलब मुझे समझ लगा कि चोरी कैसे होगी कि फादर मुझे देंगे, चाहे अभी देंगे बाद में देंगे, उन्होंने ये कहा है ना। तो अगर वो अभी कर दे, है ना, तो मैं बाद में 50,000 की लिमिट है उसको दोबारा यूज करूँ तो रिडीम करने में थोड़ी आसानी होगी या वो लीगल होगा थोड़ा? देखिए, जैसे अगर आप इन दोनों ट्रांजैक्शंस को अलग अलग देखेंगे ना तो इसमें कोई चोरी नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने मेरे से सवाल ही ऐसे पूछा कि मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ, अगर आप इसलिए ऐसे करेंगे और सरकार को उसकी जानकारी, यानी कि आपको कल को नोटिस आया और आप जाके इनकम टैक्स ऑफिसर को बताते हैं हमने तो ये ट्रांजैक्शन की है, या वो उसको पकड़ लेते हैं, तो दिक्कत आ सकती है। वैसे ही मैंने बताया दोनों ट्रांजैक्शंस आप अलग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप ये भी देखिए कि अगर आप अपने नाम पे इस पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका टैक्स बच कितना रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी आपको और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है। अदरवाइज तो आप लोगों का टैक्स दोनों का सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, चाहे फादर सीनियर सिटीजन भी हो तो भी। तो आप देखिए टैक्स बच कितना रहा है। कैसा, तभी आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अपना बिल्कुल, इतना एफर्ट तभी करें जब टैक्स बच रहा हो। लेते हैं अगला सवाल सूरत से, जहाँ की नरेंद्र कुमार पांड्या जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पांड्या साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार लक्ष्मण जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैंने जो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया इसमें बड़ौदा में फ्लैट बेचा है। अच्छा। जिसमें भी जो इसका गेन गिनते हैं ना, हाँ। तो इंडेक्सेशन से लॉस हो रहा है। अच्छा। ये फ्लैट बेचने से। और मुझे इस साल ही ये लास्ट फाइनेंशियल में म्यूचुअल फंड मैंने रिडीम किए, इससे मुनाफा हो रहा है। तो ये का वो फ्लैट वाला जो लॉस है ये मुनाफे म्यूचुअल फंड के मुनाफे से सेट ऑफ हो सकता है या नहीं, ये जानना है। ठीक है गौरी। और दूसरा पहले इसका हम लोग जवाब ले लेते हैं, है ना। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी से कैपिटल लॉस हुआ है, मतलब आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपको कैपिटल लॉस हुआ है और म्यूचुअल फंड से आपको कैपिटल गेन हुआ है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा जो भी गेन और लॉस आपको दोनों में हुआ है तो अब आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। 2018 से पहले ये प्रोविजन नहीं था, क्योंकि इक्विटी में जो भी प्रॉफिट होता था वो पूरी की तरह पूरा एग्जेम्प्ट होता था। अब उसको टैक्सेबल कर दिया गया है, तो उसके थ्रू लॉस को भी एडजस्ट करने की जो अनुमति है वो सरकार ने दे दी है, क्योंकि जो इनकम आपकी टैक्सेबल है उसके अगेंस्ट आप लॉस भी कर सकते हैं। अब कर सकते हैं 2018 के बाद, आपकी ट्रांजैक्शन इस साल की है, आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको लॉस हुआ है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, जितना भी आपका बचता है, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड। पंड्या साहब कुछ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके लिए क्या टैक्स का अपने स्लैब के अनुसार होता है कि स्पेशल रेट रहता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी का कि म्यूचुअल फंड्स का? म्यूचुअल फंड का। देखिए, जो आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 65% से ज़्यादा आपका इक्विटी है उस फंड में, तो उस केस में 15% पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। वहीं अगर आप प्रॉपर्टी या किसी और एसेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करेंगे तो आपके स्लैब रेट पे आ जाएगा, जिस भी स्लैब रेट पे आप होंगे उस पर आपको टैक्स देना होगा। चलिए अब चलते हैं सीधा दुबई, जहाँ से यूसुफ खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यूसुफ साहब बताएं, क्या सवाल आपके पास? हेलो जी यूसुफ साहब बताएं, क्या सवाल है आपके पास? जी, मेरा सवाल है सर। गुड मॉर्निंग, मैं दुबई से बोल रहा हूँ, मेरा नाम यूसुफ खान है जी। मैं 50 साल यूएई में रहने के बाद अब रिटर्न करना चाहता हूँ इंडिया फॉर गुड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इनकम टैक्स का छूट है एनआरआई के लिए, वो 2 साल के लिए या 5 साल के लिए?
देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद आपको थोड़ी सी गलती लगी है। जब आप इंडिया आ जाएंगे और आप इंडिया में रेजिडेंट हो जाएंगे या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो जाएंगे, तो आपकी जितनी भी कमाई है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि आपको छूट मिल जाएगी उस पर। जो आपकी इंडिया में कमाई है उस पर आपको टैक्स देना होगा। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उस पर टैक्स देना होगा। छूट सिर्फ आपको 2 साल की ये दी जाती है जब आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं 2 साल के लिए इंडिया आने के बाद। तो जो आपके एनआरई अकाउंट में आपके जो बेसिकली फॉरेन करेंसी पड़ी है उस पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है या कुछ है, तो वो 2 साल तक उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जो पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी जब आप नॉन रेजिडेंट थे। लेकिन 2 साल के बाद वो भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर भी जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो टैक्स पे छूट नहीं है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे छूट नहीं है, सिर्फ उस एक चीज के लिए आपको छूट दी गई है। यूसुफ खान साहब, क्लियर है? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संपर्क करने के लिए। यहाँ इंडिया आइए और यहाँ कोई दिक्कत हो तो फिर टैक्स गुरु यहाँ पे है, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे पति पत्नी के इनकम क्लबिंग में फंसा है पेश, तो क्या है रास्ते, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।